Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you're watching 5M classes. Let's hit the concepts. तो अभी तक हमारा सर्कुलर मोशन में टोटल 3 लेक्चर आ चुका है। ये चौथा लेक्चर है जो कि मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इस चौथे लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। अच्छा, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ही हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हैं उसके कुछ की पॉइंट्स की कैसे आप यूसीएम और नॉन यूसीएम को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट की पॉइंट्स, एंड देन सम ऑफ द वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम एचसीवी, यूसीएम पे भी, नॉन यूसीएम पे भी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द फोर्सेस इन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। एक्चुअली अभी फोर्सेस का बात करते ही तुम्हें लगा होगा कि यार अब तो डायनामिक्स में घुस गए। हाँ, डायनामिक्स में घुस गए। ये फोर्सेस के ये जस्ट अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग जस्ट पता करेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, ठीक है, और फिर एक्चुअल डायनामिक्स में हम लोग बाद में एंटर करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फोर्सेस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं। तो और वो भी डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं। दैट मींस वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड फोर्सेस, और इसके बारे में हम लोग न्यूटन्स लॉ में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर बिना न्यूटन्स लॉ का कौन सा लेक्चर, आई टेल यू 4.3, लेक्चर नंबर 4.3, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी लॉस के की पॉइंट्स को डिस्कस किया था। वो अगर लेक्चर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज गो एंड वॉच इट। वो देख के थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक्सीलरेशन एंड फोर्सेस के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी एंड फोर्सेस के बीच में रिलेशन, ये सारी चीजें कंफर्म करके आओ। क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स होता है, क्या एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स होता है, क्या फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, ये सारी बात समझ में आ रही बात कि फोर्स लगाने से हमारे पास क्या पैदा होता है, वेलोसिटी पैदा होती है या एक्सीलरेशन पैदा होता है, ये सारी बातें। और नेट फोर्स के डायरेक्शन पे नेट एक्सीलरेशन होगा। ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद क्या फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये सारी बात जो है ये कंफ्यूज करेगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलो की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया है और यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हम लोग, यहाँ पे देखते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स पहले ही हम लोग यूसीएम के बारे में बात कर चुके हैं ना। ओके, यूसीएम मींस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So in uniform circular motion we have already studied that a quantity velocity is going to be constant. क्या मैंने सही कहा? वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्या सही बात है? हाँ, अगर ये मैं वेलोसिटी पे वेक्टर साइन नहीं लगाता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, एंड मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। आइदर तुम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट लिख लो या फिर वेक्टर साइन लगा के मॉड लगा लो तो भी मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं मैग्नीट्यूड को डेरिवेट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। अगर ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा समय के साथ। बहुत बढ़िया बात भाई। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? कौन सा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, है ना। मैग्नीट्यूड से कौन सा एक्सीलरेशन चेंज होता था? टेंजेंशियल। रेडियल एक्सीलरेशन तो हमेशा ही रहेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर आर। तो रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो या फिर क्या लिख लो? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं कि d v वेक्टर डिवाइडेड बाई dt, क्या ये 0 के बराबर होगा? देखो, ये लिखना तो बिल्कुल सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी 0। व्हाई? बिकॉज ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वेलोसिटी भी समय के साथ कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। इट मींस दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। और यही तो हमारा a नेट के बराबर होता था ना, यही तो a नेट के बराबर होता था। नेट एक्सीलरेशन इन एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गोइंग टू बी the derivative of velocity vector with respect to time। ये बात तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे पता है कि magnitude of velocity vector is constant, ठीक है भाई। तो ये a net किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0, ये a net is going to be equal to रेडियल एक्सीलरेशन। यहां तक बात समझ में आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो, कई जगह तुम्हें ऑप्शन में मिल जाएगा कि इन यूसीएम ये दे देगा ऑप्शन में, ये भी दे देगा ऑप्शन में, और तुम क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। इसको इक्वल टू 0 नहीं करना है, ये टोटल वेलोसिटी है ना,
वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट पूरा वेक्टर वेलोसिटी लिखी गई है ना, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हैज टू बी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड हैज टू बी कांस्टेंट, दैट मींस द डेरिवेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी 0, नॉट द वेक्टर v इज डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर v इज गोइंग टू बी 0, नो। इसका तो एक्सीलरेशन a नेट के बराबर होता है, इसका मतलब होता है एक्सीलरेशन a नेट के बराबर, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0, दैट इज व्हाई a नेट विल बी इक्वल्स टू ar। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो v वेक्टर एंड देन नॉट, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट 0, है कि नहीं? सॉरी, इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये भी वेरी कर रहा है, या फिर कह लो वेरिएबल है, या फिर कह लो क्या वेरिएबल है। नॉट कांस्टेंट मींस वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो भैया मैग्नीट्यूड को जब तुम डेराइव करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, और ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? अल्फा इंटू आर। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं dv डिवाइडेड बाई dt, तो इसका क्या मतलब होगा? ये नेट एक्सीलरेशन के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? अंडर द रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस रेडियल एक्सीलरेशन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा, ये at ऐसे लिखते हैं, और ar कैसे लिखा जाता है? ओमेगा स्क्वायर r लिखा जाता है, या फिर क्या लिखा जाता है? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r लिखा जाता है। तो a नेट को मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ at की जगह में क्या लिख लिया? अल्फा r का होल स्क्वायर प्लस ar की जगह में क्या लिख लिया? v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो एज पर द गिवन डेटा, एज पर द गिवन डेटा v स्क्वायर बाई r यूज कर लो, चाहे ओमेगा स्क्वायर r यूज कर लो, जो मन कर रहा है यूज कर लो, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स थे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन केस ऑफ यूसीएम, लेकिन डायरेक्शन तो वहां भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो यहां भी चेंज हो रहा है। तो यहां पे कौन सा एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी 0, बट द रेडियल कंपोनेंट विल बी देयर इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट तो होगा ही होगा। यहाँ पे अगर सोचा जाए तो यहाँ पे टेंजेंशियल और रेडियल दोनों ही होगा। अगर डायग्राम बनाना हो, तुम्हें डायग्राम बनाना हो एक्सीलरेशन का, तो देखो इस तरीके से बना लो। पहले तो सर्कल बना लिया, अगर यहाँ पे है पार्टिकल, ठीक है, तो देखो ये रेडियल एक्सीलरेशन इस तरीके से हो जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो 0 है, फाइन। अगर यहाँ पे देखो दोनों ही एक्सीलरेशन मुझे ड्रॉ करना है, अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का भी होगा, और ये डायरेक्शन किसका होगा? रेडियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन ये हो जाएगा a नेट, ठीक है। यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन ar के बराबर ही है, तो a नेट एंड ar विल बी इन द सेम डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया भाई, तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेंगे यूसीएम के, देन फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम लेंगे नॉन यूसीएम के, ठीक है। तो चलो, दो सवाल दिख रहे हैं सामने, ये यूसीएम पे नहीं है, बेसिकली यूसीएम पे नहीं है, ये सवाल ऐसे ही नॉर्मली दिए हुए हैं, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वेदर ये यूसीएम है या नॉन यूसीएम है, ठीक है। चलो आप फाइंड आउट करते हैं। AR, AT, A नेट निकालना है दोनों ही क्वेश्चंस में। वेलोसिटी का रिलेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, और रेडियस की वैल्यू दी हुई है। अच्छा देखो, हमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ अगर रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, दैट मींस यूसीएम हो जाएगा, और अगर रेडियल के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है, दैट मींस क्या हो जाएगा? वो नॉन यूसीएम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो बनाओ, कोशिश करो। शुरू करें हम? चलो मैं यहां से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, तो वीडियो स्टॉप करके बना लो, और फिर उसके बाद ये चेक करो कि वेदर आपने जो बनाया वो सही है नहीं। अच्छा, वेलोसिटी देता है 2t, वेलोसिटी एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया है, इसने क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया है। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं, क्या करूं? टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं, तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे देखिए 2t का डेरिवेशन मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 2t का डेरिवेशन हो गया ना 2। अच्छा, dv by dt, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का डेरिवेशन करने से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलता है ना। तो दैट मींस ये 2 जो है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर देखो यहाँ पे, अच्छा सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया ना, यहाँ तुम ऐड कर लो
सेंटीमीटर्स पर सेकंड कर लो, तो ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी यूनिट क्या कर लेना, सेंटीमीटर्स पर सेकंड कर लेना, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर मुझे ए रेडियल निकालना हो तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, v² डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 इंटू टी दी हुई है डिवाइडेड बाई आर, लेकिन v का स्क्वायर है, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 4t² डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे लिख लो 4t² डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लिया 20। तो 4 पंचे 20 t² डिवाइडेड बाई 5 मीटर्स पर सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम दिया नहीं है ना, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, कोई सा भी समय हो, टाइम कुछ भी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इतना ही आएगा। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट है। अब अगर टाइम दिया होता सवाल पे तो हम टी की वैल्यू रख के हम ए आर की वैल्यू एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया नहीं है तो ये आंसर यही हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, ए आर मिल गया, ए टी मिल गया, दोनों मिल गया, तो ए नेट नहीं निकाला जा सकता। ए नेट विल बी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। समझ गए, जो भी होगा ये बस पुट करना है तुम्हें, इसमें कुछ करने की बात नहीं, ठीक है। पुट करते तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे टाइम दिया नहीं है तो फिर तुम्हारा टी के टर्म में आंसर आने वाला है, फाइन। चलो इसमें थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स में तुम्हें निकालना है सारी बातें, ठीक है। चलो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स में निकालना है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं और बनाते हैं। देखो वेलोसिटी इज गिवन एज 2t², वेलोसिटी इज गिवन एज व्हाट 2t²। तो अगर मैं dv बाई dt निकालता हूं तो क्या होगा, अब इतना तो समझ में आते जाना चाहिए यार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होएगा दैट इज इक्वल्स टू 4t। अब देखो ये टाइम के टर्म में आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी टाइम के टर्म में आ गया, है ना। अच्छा अब हमें निकालना था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट व्हाट टाइम, 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड पे निकालना है तो 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा रेडियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, v² डिवाइडेड बाई आर। v की वैल्यू क्या है 2t² डिवाइडेड बाई आर हो गया, करेक्ट और नॉट। अच्छा 2t², अच्छा भाई ये फिर से t पे डिपेंडेंट है और टाइम हमें कौन से टाइम पे निकालना है, 1 सेकंड पे। तो 2 इंटू 1² डिवाइडेड बाई आर, 2 बाई आर, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, 2 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, तो इजी है। ए नेट निकालना होगा तो क्या हो गया, ए नेट विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ, देख लो ये क्या हो गया 4² प्लस 0.1 का स्क्वायर, जो भी आंसर आ जाए 16 प्लस 0.01 16 पॉइंट, और उसके बाद जो भी तुम्हें निकालना होगा वो उतना आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 16 ही आ जाएगा क्योंकि ये 0.1 इज वेरी वेरी लेसर देन 4, तो अप्रोक्सीमेटली 16 ही आ जाएगा आंसर। तो तुम्हें आइडिया लग गया नहीं लग गया, अपने को क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या कर लो, डेरिवेट कर लो। रेडियल निकालना है तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कर लो, दोनों निकल गया तो नेट एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब ये बताओ दोनों ही सवालों में क्या हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, हाँ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा था समय के साथ। ये देखो समय के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, तो दोनों ही क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट दोनों में ही नहीं है, तो ये दोनों ही किसके प्रॉब्लम थे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम थे। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो आगे। चलो सामने सवाल दिख रहे हैं एचसीवी के एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मून। अगर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस देखो दिया हुआ है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, एंड द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 सर्कल अराउंड अर्थ इज 27.3 डेज। ठीक है, तो इस कंडीशन में तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ मून निकालना है। तो क्या ये निकालना कोई कठिन बात है क्या? चलो आ जाओ देखते हैं, वीडियो स्टॉप करके अपने से सॉल्व कर लो एक बार और सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, बस मैं बता दूंगा फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, ठीक है, बाकी तुम्हें करना है। चलो आ जाओ, ये डायामीटर दिया हुआ है, डायमीटर नहीं सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अगर ये अर्थ है मान लो, ये क्या है मून है मान लो, ठीक है, तो ये मून क्या करने वाला है, ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ में आएगा, सर्कुलर मोशन में, और अपना टोटल एक सर्कल ये कितने टाइम में करता है 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द मून निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अब ऐसे कंडीशन में ना ये जो भी वेलोसिटी होगी ना, इसका मैग्नीट्यूड को अज्यूम किया जाता है इट्स अ कांस्टेंट थिंग,
ठीक है, इसे कांस्टेंट माना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ही आएगा सिर्फ, एंड दैट रेडियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v² बाई r के बराबर हो जाएगा, करेक्ट और नॉट। तो ये v² बाई r लिख दिया यहाँ पे मैंने। r तो क्या है, ये डिस्टेंस है d, तो ये तो पता चल ही गया, r तो पता चल गया। वेलोसिटी निकालना है बस, वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखो ये टोटल डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला सर्कल का सर्कमफरेंस निकाल लो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कर लो, है कि नहीं। तो सर्कल का टोटल ये सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई r के बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है, जो कि r यहाँ पे DEM है, d डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से तुम्हें वेलोसिटी निकल आएगी, और r तो क्या है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, देखो v² डिवाइडेड बाय r जो था, रेडियस जो था, यहाँ पे रेडियस क्या, डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो दैट विल बी DEM। समझ में आ रही बात। यहाँ से तुम्हें फाइनल आंसर मिलने वाला है, और यहाँ से तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। कैलकुलेशन तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है एससीबी का ही। तो यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है 12,800 किलोमीटर, डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का, और कहता है कि अर्थ जो है, अर्थ पे कोई एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से अर्थ है ना, और ये इस तरीके से क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है। तो अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है जो कि 24 घंटे में अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है ना, एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते हुए क्या होगा, 24 घंटे में फिर से सेम पोजीशन पे आ जाएगा। 24 घंटे में फिर से सेम पोजीशन पे आता है, तो वो पूछ रहा है कि इस पार्टिकल का क्या एक्सीलरेशन क्या होगा, पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो निकाला जा सकता है। फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये डायमीटर जो है ना, इस डायमीटर को तुम्हें रेडियस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि इसके सेंटर पॉइंट से ये दूरी कितनी है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में होगा, वो इस तरीके का सर्कुलर मोशन होगा ना, इस तरीके का, अर्थ घूम रहा है और इस सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल होगा, है कि नहीं। अब ये जब सर्कुलर मोशन में है, तो इसके लिए रेडियस क्या होगा, RE के बराबर होगा, जो कि DE डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, फाइन। अच्छा, अगली डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, जो डिस्टेंस टोटल कवर किया है, सर्कमफेरेंस जो होगा, सर्कमफेरेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू RE के बराबर हो जाएगा, करेक्ट ना। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि हम लोग मानेंगे क्या, कांस्टेंट माना जाएगा। अब अर्थ जब घूमता है अपने ही एक्सिस पे, जब घूमता है, तो हम मानते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म रेट से घूम रहा है, दैट इज ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा इज कांस्टेंट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन दिया कैसे जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल 2 पाई इनटू ये सर्कमफेरेंस 2 पाई RE डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी टाइम टेकन को तुम्हें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, 24 into 60 into 60। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी वही लिखेगा, ये डेज है, डेज से पहले तो नंबर ऑफ आवर्स, फिर समझ रहे हो, आवर्स फिर मिनट देन सेकंड, ऐसे कन्वर्ट कर करके कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेशन इज अ बिट लेंथी, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये वेलोसिटी आ गई अपने पास, तो अपने को अब एंगुलर रेडियल एक्सीलरेशन निकालना, दैट विल बी इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r, कौन सा, RE। समझ में आ गया, यहां से तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। चलो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट तुम कर लो, आंसर तो एचसीबी में दिया ही हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है एचसीबी का। तो इस क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो तुम पढ़ लो बुक में, अदरवाइज मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक सर्कुलर पाथ है विद रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, एक पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, एंड द वेलोसिटी इज गिवन एज 2t सेंटीमीटर पर सेकंड, वेयर t is in seconds. Now when time is 1 second, उस समय पे हमें रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, वीडियो स्टॉप करो, सॉल्व कर लो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट बना चुके हैं। अच्छा, ये जो पिछला 2 क्वेश्चन था वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, उसके पहले का 2 क्वेश्चन हमें पता नहीं था कि वो कौन सा मोशन है, और फिर निकालने के बाद पता चला कि 80 कुछ मिल रहा है हमें, दैट मींस कि क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगेन यहाँ भी देखो, अगर 80 आता है दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, अगर 80 0 हो जाता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलो आ जाओ, ट्राई करते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 2t, तो अगर मुझे 8t निकालना हो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल, देन इट विल बी इक्वल्स टू
derivation of velocity, magnitude of velocity with respect to time, that is equals to 2, right? And the unit is going to be centimeters per second square. तो ये तो भाई 80 तो आ गया, 80 के आते ही हमें समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है ना? चलो भाई ये तो 80 तो मिल गया हमें। अब ये कोई से भी सेकंड पे हो, अगर मुझे फर्स्ट सेकंड पे निकालना है 80 फर्स्ट सेकंड पे, तो वो तो 2 ही होगा ना। अरे कोई से भी सेकंड पे हो 80 तो 2 ही होगा, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, करेक्ट और नॉट? अच्छा भाई ये बात एक हो गई 80 वाली। अब चलो बात करते हैं AR की। AR का फॉर्मूला क्या होता है? v² डिवाइडेड बाई r, है ना? वेलोसिटी इज गिवन एज 2t, तो 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। r की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख लो। ये तो खुद ही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा है ना? तो ये 2 का क्या हो गया? 4t स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा आता है 4t स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये टाइम डिपेंडेंट हो गया नहीं हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन तो टाइम डिपेंडेंट है। अच्छा टाइम डिपेंडेंट है, दैट मींस इट इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम, लेकिन हमें निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड्स। तो भैया t की वैल्यू रख लो, AR विल बी इक्वल्स टू AR एट 1 सेकंड विल बी इक्वल्स टू 4 into 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें दोनों एक्सेलरेशन पता चल गए हैं। क्या हम नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 2, सो 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 4, दैट विल बी अंडर रूट 20, करेक्ट? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन। तो सारे एक्सेलरेशन हमें पता चल गए, करेक्ट? और तो कुछ निकालना ही नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में कर रहे हैं हम लोग। इस लेक्चर में सारे सवाल बिल्कुल आसान है। अब इसका लेवल हम लोग आगे जाके बढ़ाएंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस टाइप के जो सवाल है ना, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारा प्रैक्टिस चल ही रहा है। हाँ ये हो सकता है कि ये इतने सिंपल क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ना है, थोड़ा सा वो, लेकिन बेसिक्स तो हमें क्लियर करना ही है ना भाई। बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम हायर लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ये भी आना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कई लोगों को लग रहा होगा ना कि बहुत ही सिंपल सी बातें तो कर रहे हैं यार, क्या सीख रहे हैं हम? नया कुछ नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया? तो अब धीरे धीरे इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है? अच्छा अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फोर्सेस पे, जो कि मैंने अभी एचसीवी के प्रॉब्लम हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों की बात कर लिया हमने। अब चलो अब थोड़ा सा फोर्स के डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं, दोनों टाइप के मोशंस में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में ही फोर्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या करेंगे? फोर्स पे चर्चा करेंगे। अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर देखा जाए तो देखो पार्टिकल इस तरीके से किसी सर्कल पे मूव करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है। अच्छा वेलोसिटी इधर है, क्या ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होगी? नहीं, ये तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे बताना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। दैट मींस इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें पता है कि एक एक्सीलरेशन तो ऑलवेज होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल एक्सीलरेशन। और रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ठीक है ना? ये तो एक्सीलरेशन का डायग्राम हो गया भाई। ये तो क्या हो गया? एक्सीलरेशन का डायग्राम हो गया। अब यहाँ के बाद जरूरत पड़ेगी कि आपने लेक्चर नंबर 4.3 देखा है या नहीं देखा है, क्योंकि अगर नहीं देखा है ना तो अभी ये आपके ऊपर से चला जाएगा, बाउंसर चल जाएगा। चलो ध्यान से देखो। अच्छा अब मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमें ये पता चलता है कि फोर्स, नेट फोर्स और नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होने वाला है। अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में आएगा। समझ में आती है बात? अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में सिर्फ लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा, है ना? तो फोर्स और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैन बी अनदर, कैन बी डिफरेंट एंड मे बी सेम आल्सो। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो, परपेंडिकुलर हो, किसी एंगल पे हो। ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर वेलोसिटी एंड फोर्स,
But for force and acceleration, there is only one possibility, and that is the direction of acceleration and the direction of force will be in the same direction. समझ में आ रही है बात? इनका दोनों का नेट फोर्स और नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम होगा. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन है, तो मैं इसके बारे में अगर एक डायग्राम देखो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे उसी का डायग्राम बनाता हूँ. अब यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन दिखाएंगे हम. तो नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? यही हो गया ना भाई. अरे अब ये ए नेट किसके बराबर हो गया? ए नेट जो है कि रेडियल एक्सीलरेशन के बराबर हो गया है. दैट मींस हम बना सकते हैं कि नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में. अगर नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो मुझे ये भी समझ में आता है कि नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा. समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया. चलो उतार लो इस डायग्राम को, उतारो फटाफट उतारो, बहुत गर्मी हो रही है. हो गया नहीं हो गया? हो गया. चलो आगे बढ़े. चलो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ी सी. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ी सी. इसी डायग्राम में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएंगे. इसी डायग्राम पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे फोर्स देखते हैं. चलो, अब अगर मैंने कहा कि एक ऐसा कंडीशन है कि ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये किसकी बारे में बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म की बात होगी. अब नॉन यूनिफॉर्म पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज करी, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. अब मुझे बताना, अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या करती है? इंक्रीज करती है ना. अगर मैंने कह दिया कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इंक्रीज कर रही है, दैट मींस कि जो भी एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल होगा वो उसी के डायरेक्शन में होगा ना. दैट मींस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तभी तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ये बात कहां समझ में आएगी? लेक्चर नंबर 4.3 से समझ में आएगी. हालांकि मैंने फिर भी बता दिया है. चलो, और रेडियल एक्सीलरेशन तो भाई यही होना, इसमें तो कोई अंतर नहीं आना. अब ये जैसे ही बना लेते हैं हम, तब हमें समझ में आता है कि यहाँ पे दो एक्सीलरेशन है, रेडियल और टेंजेंशियल. रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और दोनों एक्सीलरेशन का नेट कहां पे आ जाएगा? ये पैरेललोग्राम लॉ से ये आ जाएगा ए नेट. समझ में आ रही बात? अगर ये ए नेट आ गया तो यहाँ पे आ जाओ, इस डायग्राम में तुम बना लो क्या? ए नेट बना लो इस तरीके से. ये क्या हो गया? ए नेट हो गया. अगर ए नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? नेट फोर्स इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं. आगे थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा तो फिर फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा, इस तरीके से. नेट एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लो, उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा. समझ में आती बात? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो, अब आज जो छोटे छोटे सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ तुमसे कि मान लो ऐसा सा कोई एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कार मूव कर रही है. ये सेंटर हो गया अपना, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया. यहां से एक कार इस तरीके से मूव कर रही है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग. यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल गया. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. समझ में आ रही बात? तो नेट एक्सीलरेशन तुम्हें निकालना है, उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा. ठीक है, चलो ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शंस में दिया है इस तरीके से ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच. ये सब डायरेक्शंस है. कौन सा डायरेक्शन सही है यहां से निकलता हुआ, ओ पॉइंट से निकलता हुआ कौन सा डायरेक्शन सही होगा एक्सीलरेशन का या नेट फोर्स का, ये तुम्हें बताना है. चलो वीडियो स्टॉप करो, फटाफट फाइंड आउट करो. हो गया? हो गया? कर लिया? अब चलो आप देखो, मुझे तो इतना पता है कि मैं सेंटर की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करूं तो ये रेडियल एक्सीलरेशन होगा, इतना तो मुझे पता है. अब देखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा या वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, ये कौन डिफाइन करता है? ये हमें वेलोसिटी के बढ़ने या घटने से पता चलती है. देखो, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मींस कि एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा. अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन वेलोसिटी अगर घट रही है, दैट मींस कि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी को रिड्यूस करा रहा है. अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी घट रही है. अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन विल बी इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना लो तुम क्या, एक पैरेललोग्राम बना लो और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी तुम्हें, ए नेट रिप्रेजेंट करेगी। करेक्ट और नॉट? सॉरी फॉर दिस साउंड। हाँ, ये ए नेट रिप्रेजेंट करेगी। दैट मींस कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो गया, एच सही हो गया। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? एच आंसर सही हो गया। चलो और कोई ऑप्शन देखें, और छोटे से सवाल देखते हैं। चलो छोटे छोटे से सवाल देखते हैं। ये हो गया। चलो एक पेंडुलम का देखते हैं। चलो थोड़ा सा पेंडुलम पता है ना, पेंडुलम इस तरीके से कोई पेंडुलम है, ये देखो इस तरीके से कोई पेंडुलम है मान लिया। अब मान लिया कि ये पेंडुलम जो है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, ये नीचे की ओर आ रहा है। पेंडुलम ऊपर जाके नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और ये अपना थ्रेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। देखो पेंडुलम में होता क्या है कि इस बॉब को अगर आप मैं यहाँ से खींच के छोड़ूं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली, जीरो। अब ये नीचे जाते जाते तक ना, ये मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। और फिर जब अनदर साइड पे जाएगा तो वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, रिड्यूस होगी। दैट मींस कि अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं, इस पॉइंट को मीन है तो एम कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी, ठीक है। ए टू मीन जाते वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मीन से बी जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज, बी से मीन आते वक्त हमेशा मीन की तरफ जब भी जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और मीन से दूर जा रहा है तब क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मीन की तरफ आ रहा है। अगर ये मीन की तरफ आ रहा है, मीन वैल्यू की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो टेंजेंशियल होगा, फाइन। लेकिन क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? हाँ भैया, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो मुझे भैया जल्दी से जल्दी बता दो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किधर होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फाइन। और रेडियल एक्सीलरेशन तो हमें पहले से ही पता है भैया कि रेडियल एक्सीलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर होने वाला है, टुवर्ड्स द सेंटर होने वाला है, फाइन। तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कर लो, पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम बनाते ही ये जो लाइन ज्वाइन करोगे इसे ही क्या कहेंगे, ए नेट कहेंगे। तो ये ए नेट हो गया। तो नेट फोर्स के लिए अगर डायग्राम तुम्हें प्लॉट करना है, ये इस तरीके से कर लो। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एफ नेट। समझ में आ गई बात? नेट फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, नीचे दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया एफ नेट, समझ में आ गया? जो भी ये डायरेक्शन निकल के आ रहा है वही हो जाएगा एफ नेट का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, नहीं आ गई? बढ़िया, मजा आ रहा है ना? एचसीवी उठाओ और भी सवाल करो, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्टिकल प्लेन पे भी सर्कुलर मोशन पढ़ना है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा चैप्टर। वैसे तुम एचसीवी में देखो तो 4-5 पन्ने में खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। मैं मैक्सिमम कंटेंट तुम्हें लाकर दूंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग समझेंगे और पढ़ते जाएंगे। तो चलो ध्यान रखो अपना। और होमवर्क, एज अ होमवर्क तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। एचसीवी के सॉल्व प्रॉब्लम भी करना शुरू करो, थ्योरी पढ़ना शुरू करो एक लाइन से, और बाकी तुम्हें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम तो मैक्सिमम मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो रिपीटेशन में जो आ रहे हैं वो सब नहीं कराऊंगा, नए नए टाइप के जो प्रॉब्लम आएंगे ना उसे मैं करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।